अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है रिपल टैंक को। तो स्टूडेंट्स, रिपल टैंक यानी जैसे ही टैंक का वर्ड आता है आपके जहन में हो सकता है कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए कि सर आज उस टैंक की बात करने वाले हैं जो कि लड़ाई में इस्तेमाल होता है, यानी दो मुमालिक की जब लड़ाई हो जाती है तो उसमें टैंक्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो शायद सर उस टैंक की बात करने वाले हैं जो आर्मी के पास होता है। हर मुल्क की कंट्री की आर्मी होती है और उसके पास अपने मुल्क के दफा करने के लिए टैंक्स होते हैं। तो अगर आप लोग ऐसी बात सोच रहे हैं कि सर उन टैंक्स की आज बात करेंगे क्योंकि सर ने कहा है कि हमने रिपल टैंक की अपने आज के लेक्चर में बात करनी है, तो दोस्तों आप लोग फजूल सोच रहे हैं, क्योंकि मैं किसी भी ऐसे टैंक की आज की वीडियो में बात नहीं करने वाला जो कि आर्मी के पास होते हैं। दोस्तों, हमने आज के अपने इस लेक्चर में जिस टैंक का जिक्र करना है वो है रिपल टैंक। और रिपल टैंक एक डिवाइस है। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों के घरों में लगा हुआ फैन एक डिवाइस है, और जब आप लोग फैन को ऑन करते हैं तो फैन क्या करता है, टू प्रोड्यूस एयर, यानी फैन हवा को प्रोड्यूस करता है। और गर्मियों में अक्सर हमको फैन की जरूरत होती है। लेकिन यहां पे दोस्तों हमने अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है रिपल टैंक को। तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि रिपल टैंक तो डिवाइस है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डिवाइस है ये, लेकिन टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, ये वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है, यानी पानी के अंदर वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड और टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी खुसूसियात को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है क्या, रिपल टैंक। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि रिपल टैंक कोई डिवाइस होगी जिसकी मदद से हम लोग पानी की सतह पर वेव्स पैदा करेंगे और फिर उसकी खुसूसियात को जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि रिपल टैंक में हम वाटर वेव्स पैदा करेंगे और फिर उनकी खुसूसियात को डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि रिपल टैंक में कैसे वाटर वेव्स पैदा की जाती हैं और उनकी खुसूसियात को किस तरह स्टडी किया जाता है। अब ये डिटेल से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों रिपल टैंक ऐसा होता है जैसा आप लोगों को शक्ल में नजर आ रहा है, यानी ये। अब इसके अंदर जब गौर से देखें ना, हमको एक रेक्टेंगुलर शक्ल की ट्रे नजर आती। हर रिपल टैंक में यही होता है, एक रेक्टेंगुलर शक्ल की ट्रे होती है और उस रेक्टेंगुलर शक्ल के ट्रे का जो पेंदा होता है यानी निचली सतह होती है वो ग्लास की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है स्टूडेंट, ग्लास की। उसके बाद जो रिपल टैंक होता है स्टूडेंट, उसमें एक तख्ती नस्ब होती है, ये आप लोगों को तख्ती नजर आ रही, उसके ऊपर मोटर लगी होती है, ठीक है। ये मैं पार्ट बता रहा हूं यानी हिस्से बता रहा हूं रिपल टैंक के, एक बार फिर सुन ले। एक रेक्टेंगुलर शक्ल की ट्रे होती है जिसका पेंदा ग्लास या फिर शफाफ शीशे का बना होता है। उसके बाद इसमें एक तख्ती नस्ब होती है, उसके ऊपर एक मोटर लगी होती है, क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, क्योंकि हमने प्रोड्यूस करनी है वाटर वेव्स, तो ये जो रेक्टेंगुलर शक्ल की ट्रे है इसके अंदर हम लोग पानी भर लेंगे, ठीक है। पानी भरने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे मोटर को, तो मोटर के चलने से तख्ती जो है वो वाइब्रेट करती है। जब वो वाइब्रेट करेगी तो रिपल टैंक की जो ट्रे है उसमें मौजूद जो पानी है उसकी सतह को ये वाइब्रेट करती हुई जो तख्ती है ये मस करेगी। जब ये मस करेगी तो वेव्स पैदा होंगी, तो वाटर वेव्स पैदा होंगी। अब दोस्तों हमने ये बात तो सीख ली है कि वाटर वेव्स पैदा हो गई, कैसे हुई है, एक बात फिर मैं जल्द से रिपीट कर देता हूं कि जैसे ही हमने मोटर को ऑन किया है तो मोटर के चलने से तख्ती ने वाइब्रेशन शुरू की है और तख्ती की वाइब्रेशन से वाटर में वेव्स पैदा हुई हैं। अब क्या होता है, यहां पे टॉप पे ये बल्ब लगा होता है स्टूडेंट्स, और जब इसको रोशन किया जाता है दोस्तों तो ये अपनी लाइट इन वेव्स पर गिरती है। जब लाइट गिरती है तो इन वेव्स का अक्स जो है वो नीचे कागज पर या स्क्रीन पर हासिल कर लिया जाता है। अब इन वेव्स के अंदर जो रोशन हिस्से होते हैं यानी रोशन लाइनें जो होंगी उनको क्रस्ट कहते हैं, और दो क्रस्ट के दरमियान, दो रोशन लकीरों के दरमियान जो तारीखी वाले हिस्से होंगे
यानी जिनमें तारीखी होगी या जो डार्क होंगे या जो अंधेरा होगा उसको स्टूडेंट्स कहते हैं ट्रफ। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम वेव्स की स्टडी करने वाले हैं। हमने ये सीख लिया है कि रिपल टैंक में वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती हैं। अब हमने दूसरा पार्ट इसका जानना है रिपल टैंक का, जो है टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इन वाटर वेव्स की खसूसियात को स्टडी करना है। अब स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले जो खसूसियात हम डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन कैसे होती है वेव्स में? अब देखिए, ये रिपल टैंक जो है इसमें जो वेव्स पैदा हो रही, अगर इनके सामने यानी इन वेव्स के रास्ते में हम लोग कोई रुकावट रख देंगे, जिस तरह से हो सकता है वो रुकावट को पेन हो सकता है, ये पेंसिल मैंने रख दी है, तो ये जो वेव्स हैं ये ऐसे आ रही है, तख्ती जो है यहां से पैदा हो रही है और पैदा होने के बाद इस तरह ट्रांसफर कर रही, और जैसे ही इस पेन की सतह से ये वेव्स टकराएंगे तो टकराने के बाद ये वापस उसी मीडियम में लौट आएंगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पेन को थोड़ा सा तिरछा कर देता हूं ऐसे। अब ये वेव्स आ रही हैं, देखिए वेव्स आ रही हैं, आने के बाद इस पेन से टकराएंगे ये वाटर वेव, और टकराने के बाद जो है ये वापस उसी मीडियम में लौट जाएंगे, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि नॉर्मल यानी अमूद के साथ इंसिडेंट वेव्स ने बनाया है, इंसिडेंट वेव्स वो होंगी जो कि इससे वेव्स पैदा होके इससे टकराने से पहले जितनी भी वेव्स होंगी इस पेन से टकराने से पहले वो होंगी इंसिडेंट वेव्स। अब इंसिडेंट वेव्स अमूद के साथ जो एंगल बनाएंगे उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और वापस मुड़ने वाली वेव्स जो हैं यानी रिफ्लेक्टेड वेव्स जो हैं वो अमूद के साथ जो एंगल बनाएंगे उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बनाते हुए वेव्स वापस उसी मीडियम में लौट आती है, तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स को प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन वेव्स मूव इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, जब वेव्स एक मीडियम से गुजरते हुए दूसरे मीडियम की सतह से टकराती हैं, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो वापस पहले मीडियम में लौट आती हैं, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोस्तों हमने रिफ्लेक्शन जो कि वाटर वेव्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड खसूसियात को, किसकी? वेव्स की। अब देखिए दोस्तों, जो वेव्स की स्पीड होती है ना, स्पीड वो डिपेंड करती है किस पर? इन्हसार करती है वाटर की गहराई पर, यानी डेप्थ पर इन्हसार करती है। अगर तो वाटर की डेप्थ ज्यादा होगी तो जो वेव्स है ना वाटर वेव्स उनकी स्पीड ज्यादा होगी, अगर डेप्थ कम है तो उन वाटर वेव्स की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? वो भी कम होगी। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक। तो जब गहराई कम होती है तो वेव्स की वेवलेंथ कम हो जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? उतनी ही क्यों रहती है? क्योंकि वो वाइब्रेटर जो है जिस स्पीड से वाइब्रेट कर रहा होगा, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होगा, उसी फ्रीक्वेंसी से वाटर वेव्स वाइब्रेट कर रही होंगी, और जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वेलोसिटी कम आएगी। यानी वेवलेंथ के कम होने से जो स्पीड है वो भी वाटर वेव्स की क्या हो जाती है? कम हो जाती। कहां पे? कम गहराई वाले इलाके में। अब दोस्तों हम लोग इस रिपल टैंक के अंदर कम गहराई वाला इलाका पैदा करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इसकी रिपल टैंक की सतह के अंदर रख देंगे, और जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी जिस्म को रिपल टैंक के अंदर रखेंगे तो जिस एरिया में हमने रखा है वहां पे पानी की गहराई कम हो जाएगी। तो लिहाजा वहां पे जब ज्यादा गहराई वाले इलाके पर फ्रंट वेव्स जो हैं वो हरकत करती हुई पहुंचेगी कहां पे? कम गहराई वाले इलाके में। तो इनकी स्पीड में कमी हो जाएगी, किसकी वजह से? वेवलेंथ के कम होने की वजह से। उसके बाद दोस्तों हमने डिस्कस करना है यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी को, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहां पे होगा क्या? यानी जो लाइन होगी, कौन सी लाइन?
दो गहराइयों के यानी दो मुख्तलिफ गहराइयों के दरमियान जो लाइन आ जाती है, जब वेव्स उस लाइन से गुजरती हैं तो वो अपने असल रास्ते से मुड़ जाती हैं, जैसा आप लोगों के डायग्राम में नजर आ रहा है। तो वेव्स का इस तरह से मुड़ जाना यानी दो मुख्तलिफ पानी की गहराइयों पर पहुंच से गुजरते हुए वेव्स का अपने असल रास्ते से मुड़ जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब दोस्तों हम लोग रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू द सेकंड मीडियम एट सेम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज्ड। तो कहता है कि जब वेव्स एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम में दाखिल होती है एट सेम एंगल, ठीक है, और लेकिन उसकी जो एंगल वही रहता है, लेकिन जो उसकी सिमत है ना वो तब्दील हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? वाटर वेव्स की क्या हुई है? रिफ्रैक्शन हुई है। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वाटर वेव्स की डिफाइन करनी है, कर लेते हैं डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? बेंडिंग और स्प्रेडिंग होती है ऑफ वेव्स, यानी वेव्स जो है वो बेंड होती हैं अराउंड द शार्प एज के गिर्द। तो कैसे? अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं? दो रुकावटें लेते हैं और इन दोनों रुकावटों को रिपल टैंक में रख देते हैं और इन दोनों रुकावटों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम लोग रखते हैं इसकी वेवलेंथ के बराबर या इससे कम, यानी इसकी वेवलेंथ से हम ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है, वेवलेंथ के या बराबर होगा। ये जो स्प्लिट है ये वेवलेंथ के बराबर होगा या वेवलेंथ से कम होगा। तो फिर क्या होगा? जब ये फ्रंट वेव्स आएंगी और आने के बाद इस स्प्लिट से गुजरेंगी, तो गुजरने के बाद ये जो हमने रखी हैं यहां पे ऑब्स्टकल्स या जिनको स्लिप्ट कहते हैं, इनके गिर्द दायरों की शक्ल में वेव्स मुड़ जाती हैं और वेव्स का इस तरह से मुड़ना जो है वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। और उस वक्त डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा जब हम लोग ये जो है यहां पे इन दोनों ऑब्स्टकल्स के दरमियान जो बना हुआ है ये रास्ता वेव्स के गुजरने का, ये जब वेवलेंथ के बराबर या वेवलेंथ से छोटा होगा, उस वक्त सेमी सर्कल दायरों की शक्ल में वेव्स जो है वो डिफ्लेक्शन करेंगी। और अगर ये वेवलेंथ से बड़ा होगा तो फिर ये जो डिफ्रैक्शन है ये कम होगी और कम मुशाहदे में आएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ चुके हैं कि व्हाट आ डिफ्रैक्शन। अब दोस्तों डिफाइन कर लेते हैं डिफ्रैक्शन को। बेंडिंग आर या स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एज आर या कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टकल्स स्लिप्ड इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।